सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि आत्माराम पांडुरंग किसकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो आपका ये है केशव चंद्र सेन। और कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए थे समाचार पत्र जिसको इंडियन ओपिनियन या फिर हरिजन यंग इंडिया, जो यंग इंडिया आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया। और नवजीवन, महाराष्ट्र के समाज सुधारक जो है गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में व्याख्यात है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी खुर्दमी ने अन्य फारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजलिसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प भी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कट है लेकिन आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आप बताइएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद समाज एक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में कब हुआ था? ये है आपका किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 जो आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड इसी साल अप्रैल में हुई थी, घटना घटी थी। तो वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर के सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और वर्ष 1920 में के मध्य में हुए किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को असंगठित करना शुरू किया, उसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। तो ये संबंधित है। नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बाइकॉट का एक रूप है जो कि ये महाराष्ट्र की घटना है। तो ये आपको किसानों के प्रतापगढ़ में संबंधित है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये कब पारित किया गया है? तो आपको 1900 ईस्वी में पारित किया गया। पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में पारित किया गया है, जिससे कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, टोटल मॉडर्न हिस्ट्री 382 क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका बीपीएससी पूर्वावलोकन आपको घटना चक्र के बुक में। अवध के एकाएक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आप बताइएगा। ऑप्शंस आपके, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकार को रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति करना, या फिर आपका लगान को नगद में परिवर्तन करना। तो ये आपका सही जवाब है, डी है, लगान को नगद में परिवर्तित करना। और इससे आपका तैयारी भी पता चल जाएगा आपकी किस लेवल की तैयारी है। अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में 100 क्वेश्चन का सीरीज में लाता हूँ और हर एक वीडियो में लगभग 1 घंटे 2 घंटे का जो चलता है, 100 क्वेश्चन आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और टोटल आपका ऑलरेडी मैंने बताया आपको, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कीजिएगा कितने आपने सही किया है, उसको जरूर आप चेक करके बताइएगा कि कितने मेरे सही है कितने गलत है। आगे कंटिन्यू करते हैं और देख सकते हैं इसकी व्याख्या के पढ़ने की कोशिश यहाँ करते हैं। एका आंदोलन जो है 1921 से 22 के नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई और बारम्बरिक और बहराइच और सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगाने में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों में से 50% से अधिक वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गूंगे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे और एका यानी जो गुंडे होते थे, यहाँ पर गुंडे ठेकेदार, और एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद हस्तांतरण किया जाए। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ ये थे। सहजानंद काफ़ी महत्वपूर्ण इसका रहता है, मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है।
तो ये देख सकते हैं 97 या 98 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वामी सहजानंद बिहार के प्रांतीय किसान और सभा की समिति के अध्यक्ष स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से है। वे इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक और तथा लक्ष्य जो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित व सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाने लगा। किसान का प्राण इनको कहा जाने लगा स्वामी सहजानंद जी को। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैंने अभी बताया बिहार से संबंधित है। भी देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाकर सीधे सीधे क्वेश्चन कर दिया गया है और कहीं भी नहीं थोड़े से वर्ड को चेंज किया गया। ऑप्शन जस का तस रखा गया। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े? देखिए यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं इस तरह से। किसान आंदोलन से संबंधित स्वामी सहजानंद जी भी थे और साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे, जो आपके अंतरिम जो सरकार जब बनी थी उसमें। और ये भारतीय सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बने थे। चलिए नेक्स्ट है, इनको बिहार केसरी के भी नाम से जानते हैं, किसान नेता के रहे थे। नेक्स्ट आपका 110 नंबर क्वेश्चन, आप बताइए इसमें से आपका क्या सही जवाब आ रही है या नहीं। चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ, इसके बारे में देखिए पूरा व्याख्या हम बता रहे हैं और पूरे अच्छे से बताएंगे। आप लोग जितने भी लोग कनेक्टेड हो पाएंगे और अपने अपने जितने भी वीडियोज़ को शेयर करते चले जाइएगा और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, सही इन्फॉर्मेशन और सही और सटीक। और जितने भी लोग PDF नोट्स के लिए बात कर रहे हैं वो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को टेलीग्राम को आप फाइंड कर पाएंगे। चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति में वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट का बनाने का प्रयत्न किया। यानी बफर स्टेट वो होता है एक्स्ट्रा जिसको फॉर्मेट में। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था और इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठा सके। यानी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अंग्रेजी सरकार इन सारी चीज़ों को व्यय को बोझ को झेल सके। इस प्रकार अवध की रक्षा के बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली जो है आपको वेलेस्ली इन के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाद करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के एक घेरे में लाने का प्रयत्न था। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 तक रही है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति जो है 1765 से 1813 तक रही है। अधीनता प्रताप की नीति जो रही है 1813 से 1857 तक रही। अधीनता संघ की नीति जो है 58 से लेकर 1935 तक रहे। बराबर के संघ की नीति 35 से 47 तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जिसको ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ही है, ड्यूअल सिस्टम। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। कोलकाता परिषद और उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल और बिहार उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को, ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, राजा खान को बंगाल का दिया गया था नवाब और राजा सिताब राय को बिहार का नवाब इनको दिया था, सौंप दिया था।
द्वैत शासन जिनकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है, एक के अंतर्गत कंपनी की दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों को निष्पादन नवाब के मध्य उनसे करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति के मतलब कंपनी के पास ही रखती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता ही केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि यह नाम, यह छाया आवश्यक है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से ये बरगलाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आती है, तो बीपीएससी देख सकते हैं 96 में क्वेश्चन पूछा गया। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन्होंने पहली बार लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उसने सिर्फ इसको एक प्रतिपादित, जिसे कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ या ओम्स लॉ, लाया किसी और ने, लेकिन यूज कई लोग करते हैं। इसी तरह से वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था और वो सने सने विकसित हुई थी, यानी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले जो कि मैंने आपको बताया था मेडिवल हिस्ट्री में, उसकी कहानी भी, वो बहुत चालाक था। वो चाहता था हमेशा कि दो लोग आपस में लड़ते रहे और मैं आराम से मजे करूँ। खूब इसने धन कमाया था डुप्ले, जब उसमें जब आया था अपने शासन में था, जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। सोचिए, आपके किराए पर सेनाओं को दे देना, सेना है भारतीय लोग उसमें चयनित हो चुके हैं और उसका भार भी भारतीय राजा ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग डुप्ले करता था। जब भी उसको फाइटिंग करना होता था किसी राज्य के साथ लड़ना होता, किसी साम्राज्य के साथ, तो उस भारतीय को उठा करके, उस सैनिक को उठा करके उसके पीछे लड़ा देता था। जीत गई तो भी ठीक, नहीं जीता तो अच्छी बात है, नहीं जीता तो उस राज्य के राजा के मत थे छोड़ करके चल के जाता था, यानी राजा के सर पर चला गया। हार हुई थी उनकी हुई और जीत हुई थी ये अपने नाम पर लेता था। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। तो पहला सहायक संधि अगर पूछा जाए किसके साथ हुई, तो अवध के साथ हुआ। कौन सा राज्य के साथ? अवध से हुई थी। जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। सिर्फ क्या करता था, मैं आपका साम्राज्य है अवध, मैं इसको संरक्षण करूँगा, आपके ही रहेंगे सिपाही और आपके ही आप उस सिपाही का वेतन भी दीजिए, उसका भय भी कीजिए, सिर्फ मैं संरक्षित करूँगा, मेरे नाम का एक तमचा रहेगा, एक ID कार्ड रहेगा, बस इस तरह से कर सकते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा जो थे हैदराबाद के 1798 में किए थे, 98 में, फिर उसके बाद 1800 मैसूर में आपका लगभग 1799 में, और तंचौर में अक्टूबर 1799, अवध जो था नवंबर 1801 में, पेशवा जो दिसंबर 1802 में, अबरार के भोसले 1803 में। हालांकि ये सारी चीज़ें याद नहीं रखना है, बस आप सुन लीजिए। फिर सिंधिया 1802 में, जोधपुर, जयपुर, मजेंद्री, बूंदी और भरतपुर और दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का चाहते थे। बाजीराव द्वितीय जो सिंधिया का साथ दे रहा था, उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज से बेसिन की संधि कर ली थी। उसके बाद वशीन की संधि जो हुई थी 1802 में, इसके बीच अंग्रेजों के बीच में हुई थी। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की रचना स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, ये मराठाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1877 में किया गया था। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके ये उस उपाधि की घोषणा की। उस ही समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया। विशेषकर उस समय जब लोगों
लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज्यवादी और अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना से इस जनता में फैल गई थी। कोलकाता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, इससे संबंधित कर दिया था। तो समझ सकते हैं रानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री यानी साम्राज्य नियुक्त किया गया था और उसको अधिपति 1877 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, फिरोज शाह मेहता है, केटी तेलंग है, या फिर आपके ऑप्शन से W.C. बनर्जी है, तैयब जी, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी यानी एक से अधिक है। आपके ये ऑप्शन है कि 3 लोगों ने मिलकर किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है भारत संघ, जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारत संघ आपको पता ही है कोलकाता में ठीक उसी समय हुआ था जिस समय आपका लगभग 1885-84 के आसपास में जो कांग्रेस की स्थापना का समय था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही ये प्रथम ICS अधिकारी थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा जरूर कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। चलिए, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, हुमायूं नहीं, आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही है। 26 जुलाई 1876 को बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, ये जो आनंद मोहन बोस है सुभाष चंद्र बोस के भाई थे और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की थी। सॉरी, आनंद मोहन बोस, बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस के ये चाचा के आसपास में थे, भाई नहीं थे। यह तत्कालीन संस्था में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और इलवर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर के आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी, यानी जमींदार से ज़्यादा मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसमें ज़्यादा प्रधानता मिली थी। इस भी आपका है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया है यहाँ से, इसलिए बोलता हूँ जितने भी BPSC प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर है एक बार जरूर देख के जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इससे पहले आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था और बनाया गया था, इन्हीं का है। देख सकते हैं 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन तथा या भारत संघ, जिसको हिंदी में कहते हैं, की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। अखिल मतलब पूरे भारत में। इस संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी और इलवर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर के आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के साथ स्थान पर मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के लोग प्रधान में थे, ज़्यादा सक्रिय रूप से थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 118 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष, यानी पहले बार बताया ये ICS अधिकारी थे और ये चुने हुए पहले भारतीय ICS अधिकारी थे, तो इनको सिविल सर्विसेज से, भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था कब? तो 1874 में। इसके बाद ही ये ICS देखिए इसमें दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे, पहले नहीं, ये द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पहली भारतीय नियुक्ति सिलकट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। इनका पहला जो नियुक्ति जो यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई, जैसे आप लोग को ज्वाइनिंग एक जगह मिलेगा, मान लीजिए पटना मिला या भागलपुर मिला या कहीं पर भी आपको मिला, तो वो एक फर्स्ट नियुक्ति इनको बांग्लादेश में हुआ था, सिलकट में, और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर वो मामूली भूल की वजह से 1774 में इन्हें पद से हटाया गया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये है राजा राम मोहन राय।
राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। ये देखिए, इसको प्रूफ भी डाल रहा है कि किसने कहा था, तो बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था। लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, और गृह दल के नेता ये सारे लोग हैं। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि इनको 74 में हटा दिया गया था, 76 में इन्होंने भारतीय संघ की स्थापना भी किया था। मद्रास महाजन की सभा की स्थापना की गई थी। इसमें ऑप्शंस में जितने भी कोई भी नहीं है, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में राघवाचारी, सी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? उसमें 72 लोग शामिल हुए थे। इसका मैंने बताया था, उसको जाकर के आप सुन सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ढंग से ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवाया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में दिसंबर में हुई थी। ठंडा में कंबल ओढ़ते हुए सभी लोगों ने किया था। में एओम ह्यूम के द्वारा की गई थी। स्थापना किसके द्वारा? तो एओम ह्यूम द्वारा की गई थी, और इसको हर्मिट ऑफ सिमना भी कहते हैं। एओम ह्यूम जो एक आईसीएस अधिकारी था, जिस तरह से आईएएस अधिकारी होता है, इस तरह से रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था ये बुढ़ा। और इनका मकसद था कि जितने भी पढ़े लिखे अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके जो भारतीय युवा हैं उस समय के, उनको एक कमरे में बंद करके कहीं से विक्षिप्त कर दें, ताकि भारतीय कांग्रेस का जो मकसद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो ही उसी कमरे में बंद हो जाए। तो जो अवकाश प्राप्त, यानी अवकाश, देखिए जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, मैंने बताया इसके बारे में, अवकाश यानी कि इसको मतलब रिटायर्ड ले चुका था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, ठीक दिसंबर के 2 दिन पहले, यानी एक दिन 2 दिन और रुक जाता, 3 दिन, तो 86 आ जाता है, 86। 28 दिसंबर 1885, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं याद हो जाए सारी चीज़ें। 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ये मुंबई में, पहले ये पूना में होना प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग यानी हैजा रोग फैलने के कारण यहाँ से हटा करके मुंबई में ट्रांसफ़र किया। और कहाँ पर किया गया था? गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था भोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की थी, और इसके प्रथम महासचिव जो स्वयं एओम ह्यूम रहे थे। मैंने इसके बारे में विस्तार से TRE1 TRE2 के दौरान बताया आप लोग को। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 65 में, 85 में, 67 में, 87 में? तो सिर्फ यही बताइएगा। तो अभी मैंने बताया दिसंबर में, ठंडा के कंबल ओढ़ते हुए 85 में बनाया गया था, 28 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में एओम ह्यूम ने की थी। एक अवकाश अधिकारी है। इसका पहला अधिवेशन इसमें दे सकते हैं, गोकुलदास, सेम चीज़ों को रिपीट किया गया, तो आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके? एओम ह्यूम के द्वारा। और एओम ह्यूम, इसका पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्ति दे सकते हैं, मैंने बताया रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी था। वे शिमला में बस गए थे, यानी शिमला में ही कार्यरत थे, वहीं पर बसे थे। 84 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी जो आपको मैंने बताया इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। संघ को बाद में इसको चेंज करके कांग्रेस बनाया गया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी तो जो कि बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत थे। कोलकाता, मुंबई और मद्रास के दौरान मतलब दौरा करने थे इनको, अधिकारिता इनको छुट्टी मिलने के बाद ये पूरा इंडिया का भ्रमण कर रहे थे। तो लोगों से ये मृदुल भाषी के थे, मतलब सभी लोगों से मिलना जुलना, अच्छे से बातचीत करना, इस तरह के ये थे। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने इस घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसे मैंने अभी बताया कि पुणे में आयोजित था। इन्होंने, जिनमें तीनों महाप्रांतों में से सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण सम्मेलन, यानी मैंने बताया प्लेग और हैजा फैलने के कारण स्थान बदल करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई कर दिया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा दिया। कई बार क्वेश्चन आता है इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसको बहुवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सेम चीज़ है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, देखिए कई बार रिपीट है। एक क्या थे? असैनिक सेवक थे या वैज्ञानिक थे, सामाजिक कर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो असैनिक सेवक थे, ठीक है, कोई भी सैनिक नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। पूना में प्रस्तावित था लेकिन मुंबई में हुआ था हैजा पड़ने के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, इसमें से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 38 प्रतिनिधि मुंबई महाप्रांत के, 21 सदस्य जो थे मद्रास से, और सबसे ज़्यादा मुंबई से ही आए थे, क्योंकि मुंबई जहाँ होता है, जिसका कहते हैं ना, एक कहावत है, हर कुत्ता अपने घर का शेर होता है, यानी जहाँ पर जिसकी जो रहेगा वो जो रहेंगे वहीं पर ज़्यादा लोग आएंगे। तो मुंबई से सबसे ज़्यादा 38 लोग आए थे, और मद्रास यानी चेन्नई से 21 लोग, 3 मध्य बंगाल से, 7 सदस्य थे उत्तर प्रदेश में और अवध से, और 3 सदस्य पंजाब से आए थे, बिहार से उसमें 0 थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था एवं उसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उसके बाद बोला गया था, आप ही ने नाम दिया है, आप ही चेंज करवाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन का नाम, संघ का नाम, आप कांग्रेस बनाए तो आप ही आगे जाकर के लीड कीजिए। तो दादा भाई नौरोजी को मौका मिला था 86 में, और ये कहाँ पर हुआ? तो कोलकाता में इसको प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, कोलकाता में। कांग्रेस जो है का दूसरा अधिवेशन 86 में 1886 में कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार उनको मौका मिला था कांग्रेस का अधिवेशन करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए? तो 3 बार मिला है। 2 बार कोलकाता में ही मिला था, एक तो आपको 86 में और एक 1906 में, और एक मिला है 1893 में लाहौर में। बस ये याद रखिएगा, 3 बार इनको मौका मिला है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में अध्यक्ष एकमात्र किए थे? 1924 में किए, वो भी बेलगांव में, आपको पता है। और ये इसलिए किए थे क्योंकि 1923 में वो जेल में थे, और जेल में बाहर निकलने के बाद, जेल से बाहर निकलने के लिए उन्होंने खाना पीना त्याग दिया था, और पुलिस लोग, मतलब जो अधीक्षक यानी ब्रिटिश जो शासन थे, समझते रहता है कि ये बुढ़ा आदमी, यानी मैं इस शब्द को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं, ये बुढ़ा आदमी कहीं जेल में ना मर जाए। इसकी प्रख्यात है, प्रसिद्धि इतनी है कि अगर इंडिया ये जेल में मर गया तो आज ही हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए उनको बाहर छोड़ दिया गया और आज़ाद कर दिया गया। जैसे ये आज़ाद हुए, इसके 1 सप्ताह बाद ही जाकर के बेलगांव में दिसंबर 1924 में, और ये ज़्यादातर जितने भी अधिवेशन होते थे ठंड के टाइम में कंबल ओढ़ करके सभी लोग बैठते थे, और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं। और बेलगांव के में एकमात्र है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। कई बार क्वेश्चन संख्या भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिवेशन थे 39 में जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। ऐसे इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं अध्यक्ष बनूँ या कोई पद लूँ, या आज़ादी के बाद चाहते थे ये प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं गांधी हूँ, महात्मा हूँ एक तरह से। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा इसलिए इन्होंने इस जाकर के वक्तव्य दिया और पूरे भारत को संबोधित किया। यह निश्चित किया कि गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम अगर पूछ लिया, देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और ये एनी बेसेंट भी है, अगर सीधे से भारतीय यहाँ से हटा दे तो एनी बेसेंट सही होगा। इसमें भारतीय लगा दिया है तो सरोजिनी नायडू जी को सरोजिनी नायडू जी को जाएगा। सरोजिनी नायडू जी के जिनका जीवन काल है 1879 से लेकर के 1949 तक, लगभग 70 साल इनकी जीवन रही। प्रख्यात कवित्री रही है, इसको कोकिला के नाम से भी प्रख्यात है।
और राष्ट्रवादी नेता रही है। वर्ष 1925 में कानपुर में इस हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 40 में, यानी गांधी जी के बाद इनका ही मौका मिला था। कहाँ पर मिला था इनको? तो कानपुर में। यूपी के रहने वाले ही कानपुर में ही मिलेगा मौका। 40 अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वे गांधी जी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और वर्ष 1949 से 47 से 49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी रही। चलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एनिमेशन को कब और किस अधिवेशन में मिला था और पहली महिलाएं है 1916 में मिला था और कहाँ पर इनको मौका मिला था, किस जगह मिला था, जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बताइएगा। तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में पड़ता है संपन्न में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुदोलकर ने की थी। किसने अध्यक्षता किसने की थी? मुदोलकर जी ने की थे। और इसी अधिवेशन में एवं को कांग्रेस का पिता कहा गया है। कांग्रेस का पिता जो है बांकीपुर में कहा गया बिहार में, और 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता मुदोलकर जी ने किया था, R.N. मुदोलकर ने किया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? R.C. दत्त के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय के द्वारा? तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आप अपनी तैयारी किस लेवल का जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये आपका डॉक्टर लॉर्ड डफरिन है या सर सैयद अहमद के द्वारा, कर्जन है, लाला लाजपत राय द्वारा? अब ये चीज़ें आप बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद के द्वारा। 1888 में 1888 याद रखेगा, सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा में, जिसको यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, कांग्रेस का आंदोलन जो है ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की, देखिए कमेंट से पता चल जाएगा, अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसके द्वारा कही गई? तो ये कर्जन, आपको बंगाल विभाजन के लिए सूत्रपात, ये सूत्रधार जिसको कहते हैं, यही एकमात्र यह जो है खुद को लॉर्ड कहने वाला कर्जन है। कर्जन कर्ज खा करके बंगाल और बिहार को डिवाइड कर दिया था 1905 में और यही इसी का कार्य है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इसी नीति के से बड़े प्रवर्तक कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और वर्ष 1900 से लेकर कर्जन ने कहा था 1900 में, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है। मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए यानी जब तक वो शासन में है और इनके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के टाइम में वो स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड लिटन आपको पता है कि कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम के काल में पारित हुआ था और लिटन ने पारित किया था और रिपन ने उसको रद्द कर दिया था। रो से रिपन, रो से रद्द। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों से थे या फिर पंजाब से थे? तो जितने भी लाल बाल पाल जो हैं, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
और ये बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे शहरी क्षेत्र से थे, शहर क्षेत्र से। देख सकते हैं उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, उमेश नरमपंथी की बात करें, मैं गणपति के बारे में बताया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधित्व बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और उपचार का प्रयत्न करें। आज भी देख सकते हैं कांग्रेस की आवाज़ क्या है, कुछ चंद लोगों का, या आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी का कहना भी था, कांग्रेस जब भारत आज़ाद हो जाएंगे उसके बाद कांग्रेस को ख़त्म करना, जिस मकसद से कांग्रेस को बनाया गया था वो पूरा हो गया था, कांग्रेस को ख़त्म करना ही उचित होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से कौन सा उपग्रंथि नहीं था? उपग्रंथि कौन सा नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, या फिर उधम सिंह, या गोपाल कृष्ण गोखले? उपग्रंथि मतलब कि गर्म दल के, तो गर्म दल के ये नहीं थे, बाकी सब तो हैं। तो उपग्रंथि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, खेमे के संबंध से थे। यह संभाव, मृदु और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यानी संभाव यानी शांति से अपनी बातें रखने के लिए, मृदु भाषा यानी प्यार से अपनी न्यायप्रियता से विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश को पुनरुद्धार उत्तेजना के भवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। किनके शिष्य बने हुए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे ये गोखले जब भारत आए थे गांधी जी, तो गोखले जी चले गए थे। इनका अपना राजनीतिक गुरु जो इनका है गांधी जी का यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने का कहा गया। 1902 में वो बम्बे संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक संघ की स्थापना इन्होंने ही किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्री निवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सितलवाड़ और बी.एन. राव, अल्लादीन, कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी आपका इन्हीं के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में ही किया गया, सेम बातों को देखिए, क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना पड़ेगा। आपको भारत सेवक संघ भी भारत सेवा समाज भी याद रखना पड़ेगा, सेवक मंडल भी याद रखना पड़ेगा। भारत सेवक मंडल हो या फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो, आपको तीनों चीज़ और ये सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले पूना में ये हुआ था घटना। कई बार हो सकता है आपको जगह का नाम पूछ ले आने वाले एग्जामिनेशन में, तो गोपाल कृष्ण गोखले सेम चीज़ें। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, आप बताइएगा। ये क्वेश्चन है, रणजी पाम दत्त ने कहा है वे साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वराज पार्टी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HRA जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में है। तो बताइएगा HRA। तो इसका सही जवाब होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया है। फिर से बताते हैं। रणजी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी थे और सहयोग भी करते थे, यानी कांग्रेस लड़ता भी था और सहयोग भी करता था साम्राज्यवाद
कौन साम्राज्यवाद का नाश हो, किन्होंने नारा दिया था? तो भगत सिंह का नारा है। आगे बढ़ते हैं। रमजी पामदत्त ने यह कथन कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी और जिसे प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने साथ दिया था। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से लेकर 18 में, बिना पूछे उसको युद्ध में डाल दिया और साथ भी दिया था पूरी तरह से। प्रथम विश्व में भारतीय, क्योंकि उसमें बताया गया था कि इन्होंने कहा था ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा है, जब तक विश्व युद्ध हो रहा है तब तक मेरा साथ दो, उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से भारत को आज़ादी दे दूंगा, इस तरह से बातें हुई थी। लेकिन उन्होंने पलटी मार दिया अंग्रेजों ने, फिर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो और या गांधी इरविन वार्ता भी हो, इसके में भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया है। ये सारी गलतियां भी है। एक तो गांधी ने भी जो वार्तालाप होती है 1931 में और 1930-31 में, और एक 1914 में जो घटना घटी है, जो विश्व युद्ध में साथ देना, ये दो चीज़ें हमेशा कांग्रेस के लिए निंदनीय रही है हमेशा, और निंदा का पात्र रहा है। जब भी विपक्ष देखेंगे आज सरकार में पॉलिटिकल इशू उठती है, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस बात करना नहीं चाहती है आज के टाइम में भी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावधीन आया। कब आया था नरमपंथियों के प्रभावधीन आया था? ये 1906 के बाद आया गया था, क्योंकि 1905 में जो घटना घटी थी, बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था, तो यहाँ से प्रभाव इनका कमजोर होने लगा, प्रभावधीन हो गया था। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा गया। गरम दल के नेता जो प्रमुख कांग्रेस नेता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बहादुर जो कहते हैं, लाला लाजपत राय हो या बिपिन चंद्र पाल हो, अरविंद घोष ने मिलकर के किया था। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया था। स्वराज यानी कि स्वतंत्रता, पूरी तरह से स्वराज्य। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस तरह से ये सारे पूरी तरह से नरमपंथियों का कहते हैं बोलबाला खत्म हो गया था। गरमपंथियों उसको लीड करना शुरू कर दिए थे 1905 की घटना के बाद। बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। कब? जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक हैं, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था, सरकार ने उन्हें रेंडर मर्डर के केस में अभियुक्त बनाया था, या उन्होंने शिवाजी और गणपति से उत्सव मनाना शुरू किया था। तीन में से एक से अधिक। एक तो ये भी सही है, देख सकते हैं इसकी व्याख्या, इसमें ई ऑप्शन सही जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त किया था, यानी कल्प्रिट माना था। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। जब वे जेल में से बाहर आए तो वे भारतीय राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। लोकमान्य की उपाधि इसीलिए उनको मिला था, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य आप देखते होंगे, एक लोकमान्य ट्रेन भी चलती है जो कि पटना से होकर के मुंबई तक जाती है, सारे चीज़ें भागलपुर से पटना की ओर, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, नेक्स्ट लोकमान्य एक्सप्रेस, इस तरह से है। इस तरह की किसी एक घटना नहीं हुई, इस तरह की किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ऑप्शंस आपके हैं, अरविंद घोष हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर जीके गोखले हैं, या MC बनर्जी है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा सही है। तो ये है, अभी मैंने बताया है 4 लोगों का नाम, जैसे कि यहाँ पर लाला लाजपत राय जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल है और अरविंद घोष है। यही आपके हैं सारे गरम दल के नेता हैं, एकदम गरम दल के नेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और वह गरम दल के 4 स्तंभों में से, जैसे कि 4 स्तंभ, 4 पिलर जिसको कहते हैं, एक पिलर आपका पूरा मकान जो है, तो ये 4 पिलर थे। लाला लाजपत राय पंजाब से लीड करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष या बंगाल से। तो चारों पिलर की तरह 1893 से 92 में अपने लेख में उन्होंने कहा था, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है, पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को ऑपरेशन करने के भय से स्पष्ट ना कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी गई थी। इसके अनुसार
कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। ये सारे वक्तव्य उनके द्वारा कहा गया था। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मलिक तल्ला उत्थान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। चलिए, सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 साल की सजा भी हुई थी, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया था। कालांतर में हुए आतंकवादी क्रियाकलापों में अलग होकर के सन्यासी बन गए थे और पांडिचेरी चले गए थे। अंतिम जीवन जो जिए थे, आज भी देखते होंगे वहाँ पर एक इनके नाम से सरवन बोला एक आश्रम भी है, कह सकते हैं आश्रम भी इनके नाम पर है, अरविंद घोष के नाम पर। ये गणपंथी नेता पूछा भी जाता है कि ये जितने भी चारों पिलर हैं इनका कहाँ से क्या क्या होता है। जैसे कि लाला लाजपत राय जो कि पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ये 1928 में लाठी खाते हुए साइमन गोबर नारा देते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और इनके बाद घोष जी का पांडिचेरी जाकर संन्यास ले गए थे। सारे आतंकवादी गतिविधियों से उन्होंने संन्यास ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बिपिन जो तिलक जी हैं या फिर उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 15 अगस्त 1906 में हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। 19 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। और लास्ट में कब बनकर तैयार हुआ? तो 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बताइएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दली नहीं है तो गर्म दल होंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी है, एमजी रानडे है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो सही जवाब होगा लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ये गर्म दल के नेता हैं। उग्रवाद यानी गर्म दल उसी को कहते हैं कि 4 प्रमुख स्तंभ थे, 4 प्रमुख पिलर थे, जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और अरविंद घोष है। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस के अनुनय विनिमय की नीति को आलोचना की थी। अनुनय विनिमय, प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे भारत आज़ादी दे दो, इस तरह से जो रिक्वेस्ट करता था उनके ठीक आलोचना करते थे, यानी कि वो आलोचक थे, उसका विरोध करते थे। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हमें वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी कांग्रेस जो भीख मांग रही थी कि हमें आज़ादी दे दो, स्वराज मेरा दे दो, मुझे स्वतंत्रता दो, फ्रीडम दो, ये सारी चीज़ें के लिए जो टटराते हुए मेढक की तरह जो वर्ष में एक बार, यानी जब बरसात होती है तब एक टटराता है मेढक, उसी तरह से दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी यानी कि गर्म दल के नेता थे, जबकि एमजी नरवाडे जो समाज सुधारक थे, एमजी नरवाडे के जो है समाज सुधारक थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, उदारवादी यानी कि नरम दल के नेता थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या पद्धति थी इनकी? पद्धति असहयोग या फिर राजमंदी आंदोलन, अनुकूलन पर प्रतिबंधन या फिर आपका अविधेयक। इसमें इनका जो था पद्धति था राजा मानबद्ध आंदोलन, यानी राजा वाम आंदोलन, यानी चुप्पे चुप्पे जिसको कहते हैं, घर की जैसे सास बहू की लड़ाई होती है, घर में ही सीमित कर रह जाती है, उसी तरह से वो लड़ाई करते थे। कांग्रेस के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी राजमंद आंदोलन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन करना, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। सिर्फ ये जानकारी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब, मैंने कई बार बताया कि कौन सुने, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप उनको 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। आगे कंटिन्यू कीजिएगा, बताइएगा अभिनव भारत को से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर जी हैं, C.R. दास हैं, या V.G. तिलक, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर S.C. बोस हैं।
तो सही जवाब होगा बी डी सावरकर, एक अभिनव भारत। इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। संस्थापक है वी डी सावरकर जी हैं। वी डी सावरकर जो है, जिनका फुल पुराना नाम है विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसको बाद में चेंज कर दिया गया था। जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हुए जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट करते रहिएगा। कमेंट जिस तरह से आप लिखिएगा तो आपको याद होता चला जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो आपका 1908 में किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए आपको पता है खुदीराम बोस, मात्र बहुत कम एज में इनकी सारी चीज़ें प्रक्रिया हुई थी। 30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। और इनको पता है, जब ये यहाँ पर बम फेंक करके, इतने मात्र 13 साल की उम्र में प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है, और ये भी कम एज के थे, तो वो फेंक करके 16 साल की एज में बम किंग्सफोर्ड पर मारने के बाद हत्या जब हुई थी, तो ये भाग करके एक नेपाल चले गए थे खुदीराम बोस, और दूसरे प्रफुल्ल चंद्र चाकी मुजफ्फरपुर से भागते भागते मोकामा तक आए थे। और वहाँ पर जा करके एक किसान सभा में, यानी शाम के टाइम में, बैठने के टाइम में, बातों बातों में उन्होंने बोल दिया था क्या कि किंग्सफोर्ड की पत्नी मर गई है या फिर बच्ची मर गई है। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा। देखिए, इसमें दर्द भी दिया हुआ लिखा हुआ है। परंतु फेंका था, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। इसमें जो है किंग्सफोर्ड बच गया था। और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री उसकी मारी गई थी। कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री जो यानी बेटी उसकी मारी गई थी। इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस जो को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। ये आत्महत्या आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आप बताइएगा ये वीडियो का सेशन कैसा लग रहा है, जरूर अपने विचार प्रकट कीजिएगा, तब इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 150 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। फिर आपको पॉलिटी बचा हुआ है, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है, फिर इकोनॉमिक्स आपका करेंगे, फिर साइंस के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बताइएगा 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? एक समाचार पत्र राष्ट्रवादी नहीं था। तो ऑप्शन आपका है द हिंदू है, बंगाली है, द महार्ता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अभी की है, तो ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, द महार्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते, बताइएगा क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? ऑप्शन में आपको देख सकते हैं, संध्या है, युगांतर है, और आपका गदर है, और यंग इंडिया। यंग इंडिया आपका गांधी जी से संबंधित है, तो ये आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं था। ठीक है, देख सकते हैं यंग इंडिया जो है पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं थे, वो समानता अहिंसा पर विश्वास करने वाले थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकाना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। और युगांतर और संध्या जो पत्रिका भी है क्रांतिकारी गतिविधियों से, बाकी जो तीनों है, संध्या भी है, गदर भी है, युगांतर भी है, सब क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। आई होप कि समझ पाए होंगे। और गदर पार्टी का संस्थापक कौन है उसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर के समय बाद। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाल, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम को सही संयोजन कीजिए, ज्ञात करना है। सीधे सीधे सही आंसर में आपको बात करते हैं। जैसे द हिंदू का संपादक है सी सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। नेक्स्ट है आपका केसरी, बाल गंगाधर तिलक का है केसरी। बंगाली आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। हिंदुस्तानी है आपका गंगा प्रसाद वर्मा जी का। सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले। इसको दोबारा बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा है। केसरी बाल गंगाधर तिलक है। बंगाली आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, और हिंदुस्तानी आपका गंगा प्रसाद वर्मा जी है। सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा 52 नंबर क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है, और इसे मैं पाकर रहूँगा, ये मैंने रिपीट भी किया, बाल गंगाधर तिलक जी का ये है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। कब कहा था? 1916 में कहा था। कब? लखनऊ अधिवेशन में। किसने कहा था? तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और तिलक राजनीतिक उग्रवाद थे, यानी बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी गणमदल के नेता थे और तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। वो किस में विश्वास करते थे? आक्रामक राष्ट्रवादी में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी, क्योंकि पता है आपको सूरत में फूट हो गई थी, नरम दल और गरम दल बट गई थी 1907 में। उसके बाद फिर लखनऊ में इन दोनों का समझौता हो गया था, यानी वापस आ गए थे। जितने भी नरम दल के नेता थे वापस आ गए थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से, किसके प्रयासों से वापस आए थे, वापसी हुई थी? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक और आपके एनी बेसेंट के प्रयासों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और ये समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट बताइएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इनसे मैं लेकर रहूँगा, इसने किसने कहा था? सेम देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक देखिए 2011 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन को ये 2019 में। अगर इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो अगर आपको वहाँ पर टिक मार करने में या फिर बोबल्स करने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिलेगा। बाकी आपके लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया है। उस नोट्स को जरूर बाय कीजिएगा। जितने भी लोग हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार नोट्स लेकर के पढ़िए। 200, 300, 400 पेज का आपको 223 पेजों का मिलेगा, उसको पढ़िए। बहुत कम नाम मात्र शुल्क लेकर के आपको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि उसका आप यूज कर सकें। चार्जेस इसलिए भी रखा गया ताकि उसकी वैल्यू समझें आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ के 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुए। ये सेम चीज़ को रिपीट किया है जो इसमें लिखा गया है। और एनिवेशन ने प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था। यह समझौता लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, कहा गया है? भारतीय क्रांति की जो जननी कहा गया है मैडम बीकाजी का उस रुस्तम कामा को कहा गया है। कहीं कहीं मैडम कामा भी लिखा जाता है, तो बाकी नाम को पूरा नाम याद रखिएगा, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा जो है देखिए नाम कहीं मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। मैडम कामा जो है का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पेरेंट्स पारसी थे। सोहराब वजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे और उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी को स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है सर्वप्रथम झंडा फहराने वाली कौन भारतीय स्वतंत्रता थी, तो वो मैडम कामा है। यहाँ फहराया गया था ये झंडा कलकत्ता झंडे यानी कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी यानी मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा भी जाता है। याद रखिएगा, इन सारे क्वेश्चन को रिपीट आएगा, क्वेश्चन फिर से आएगा। मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? अभी मैंने बताया आपको ये कहाँ पर फहराया गया था, तो ये स्टुटगार्ट में फहराया गया था। ये ऊपर की व्याख्या को आप देख लीजिएगा। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ये आपका स्टुटगार्ट में फहराया गया था। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो यही थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसको इंडिया हाउस या फिर कह सकते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। दो चीज़ों को याद रखिएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना और साथ ही साथ इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ एक समाचार पत्र सोशलिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। लंदन में
सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण शामाजी वहाँ से पेरिस और फिर बाद में अंततः जिनेवा चले गए थे। भंग बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हाउस के एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इनमें से ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। चलिए आगे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, 159 नंबर को लॉर्ड कर्जन 1905 में 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था इसको। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द को घोषित किया गया था। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा और बंगाल को इससे अलग कर दिया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, और सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा। 160 नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? चलिए अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप क्वेश्चन को बाकी देखिए और अपना थोड़ा सा पानी या फिर जो भी ले कर सकते हैं आप लीजिएगा। ब्रेक में यहाँ पर लिख देता हूँ और 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट्स 2 से 4 मिनट में हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक वीडियो को म्यूट कर देते हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। 5 मिनट के ब्रेक, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट का ब्रेक ले लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर आप लोग को भी आपने पानी या फिर आपने कुछ लेकर के बैठा है, फिर से खाना पीना आप कुछ भी लेकर के बैठ सकते हैं। आप सुनते जाइए सिर्फ इसको एक कार्यक्रम की तरह, और सारी चीज़ें आपके दिमाग मस्तिष्क में छा जाएगा। बस आपको स्टोरिक फॉर्मेट में सुनते जाना है, और नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ और नई एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए, पहला ऑप्शन है कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, या उत्तराधारी सरकार चाहिए, या स्वयं की सरकार चाहिए थे। तो ऐसी मानसिकता था। क्या मानसिकता से उद्देश्य क्या था उनका? कांग्रेस प्रस्ताव जो थे 1905 में जो पारित हुई थी, कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी। तो स्वराज से मतलब होता है स्वशासन सुनिश्चित करना था उनका। ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। 2011 में पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। कांग्रेस ने स्वराज से संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की, और वर्ष 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा आप लोग। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर, या फिर आंदोलन के उद्देश्यों पर, आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त में से सही? तो सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ नहीं करता था, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। देख सकते हैं पीटी में नेगेटिव मार्किंग 56 से लेकर के 59 तक का एक साथ लिया गया था। 4 जो है बीपीएससी एक साथ लगातार हुआ नहीं करते थे। हर साल एग्जामिनेशन इस बार के जैसा नहीं देखने को मिलता था। 4-4 साल, 5-5 साल में एग्जामिनेशन हुआ करती थी। तो 2015 में 11 के बाद देख सकते हैं 15 में हुई थी 4 साल का। 2012, 13, 14, 15 का एक साथ। तो ये कब हुआ था? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण नरमपंथी का अपने राजनीतिक उद्देश्य आम जनताओं को अपने साथ रखने में असफल रहा था। ये कांग्रेस की था। नरमपंथी ने आम जनता के बीच में काम नहीं किया था, और नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप रणनीति अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे, और यह महसूस ना कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीतिक और व्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाया कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह समझ नहीं पाया कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 में सूरत, यानी सूरत जहाँ पर गर्मी होता है, इस तरह आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और समझौता कब हुआ? तो 1916 में। ठीक है, 1916 में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा था? ये आपका है W. हंटर द्वारा कहा गया था बातें। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यानी कि वो भी एक तरह से समझ रहे थे कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई या किसी तरह से परिवार में मतभेद डाल करके अपनी सत्ता को बचाना, फूट डालो, राजनीति करोगे, सीधे सीधे प्रत्यक्ष ये प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी? तो यह स्थापना 1924 में हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक पर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। संस्थापक जो थे सचिंद्र सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, और चंद्रशेखर आजाद जी थे। इसमें बाद में ऐड ऑन हुए थे भगत सिंह भी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। किस तिथि को घोषणा की गई? तो 19 जुलाई को किया गया था, 1905 को। ठीक है,
19 जुलाई 1905 को ये घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। आपको पता है कर्जन के काल मैंने बताया था 1900 से लेकर के 1905 तक वो रहा था, उसी बीच में ये कार्यकाल शुरू हुई थी। और जब से आया था कर्जन तब से उसकी इच्छा थी कि कांग्रेस को हम मरते हुए देखना चाहते हैं, उनका वक्तव्य भी था और ये प्रचलित भी हुआ था। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है 3 दिसंबर 1903 को देख सकते हैं, डेट 3-3 है, में संसद में रखा। इसकी औपचारिक घोषणा जो हुई थी 20 जुलाई, कुछ स्रोतों से 19 जुलाई भी, 19-20 जुलाई आसपास में मान लीजिएगा, और जुलाई का अवश्य है, देखिए कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ऑप्शन में भी अगस्त नहीं और जुलाई कहीं नहीं दिया गया है, तो 19 जुलाई या कहीं कहीं 20 जुलाई भी बताया जाता है 1905 को की गई है। इसके उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन जो था 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी के रूप में आ गया था, यानी अब जुलाई में लाया गया था 7वें महीने में, और 10वें महीने 3 महीने बाद कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को, ये दोनों डेट याद रखिएगा। प्रस्ताव में कब लाया गया था और कब इसको प्रभावी बनाया गया था, तो दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका याद रखिएगा। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन की रूप में मनाने की सलाह दी थी और तभी से रक्षाबंधन मनाई जाती है। आगे कंटिन्यू करते हैं, बताइएगा। कर्जन बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? कर्जन बायली की हत्या के लिए मदन लाल ढींगरा को, उधम सिंह को, भगत सिंह को और ममंथ नाथ को। तो सही जवाब होगा मदन लाल ढींगरा जी को दिया गया था। कर्जन बायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। चलिए इसके विस्तार में थोड़ा जानते हैं। ये देख सकते हैं 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 15 के बाद 17 आया, और बीपीएससी उसके बाद देख सकते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न लेने का 16 हुआ, फिर उसके बाद हर साल एग्जामिनेशन होने लगी है, लगभग 4 साल गैप होने के बाद। ये देख सकते हैं कर्जन बायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया था। बायली ने भारतीय मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त की, जिसके बाद इसमें 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। चलिए इसको हटा देते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब प्रस्तावित किया गया था? तो इसका प्रस्ताव जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार बनाई गई थी। भारत सरकार 1919 को बनाई गई थी। तत्कालिक सचिव जो थे एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में भारतीय अधिनियम 1919 को आधार बनाकर रखी गई थी। इस अधिनियम में के तहत ही भारतीय न्यायिक प्रांतों में पहली बार अद्वैत शासन लागू किए गए थे। नेक्स्ट 167 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। न्यू लेफ्ट ऑफ ओल्ड लेखक जो 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क में बाहर लाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखक का प्रतिवादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। तत्कालिक भारतीय परिस्थिति के कारण कांग्रेस की समाजवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी रूपरेखा जो है कांग्रेस के साथ आलोचना की थी। तो ये सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं 167 तक, 66 तक, 7 तक। उसके बाद कल हम 68 से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और कंटिन्यू जितने भी लोग हैं, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसको जाकर के आप देखिए। इस तरह से सारे वीडियोज एक सीरीज में 6-7 वीडियो आपको मैंने डाल दिया है, उस सारे वीडियोज को देख करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को मूल्यांकित कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है और कितना नहीं है, कितने पानी में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।